आज के अखबार के साथ मैं हूं राना अदीब। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजज़िया और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है, मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में अलमदार बलोच, नुमाइंदा सच न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम अलमदार। सबसे पहले तो आमद का शुक्रिया। मैं जानता हूँ मसरूफ़ियत है, और बल्कि आज के दिन तो बहुत ज़्यादा आपकी मसरूफ़ियत होगी, और मेरा जो पहला यूँ कह लें कि लीडिंग स्टोरी है जो अखबारात की जीनत बनी, पहली हेडलाइन वो इसी हवाले से है, और वो हवाला है या ख़बर है हुकूमत को घर भेजने का मिशन। और उस मिशन के लिए आज रहबर कमेटी का इजलास होगा इस्लामाबाद में, और वहाँ पर क्या कुछ होगा मेरे ख्याल में मुझसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा आप जानते और बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि आप बहुत करीब से जानते हैं उन तमाम अरकान को, और कमेटी के बहुत सारे इजलास जो हैं वो आपने खुद ही देखे अपनी आंखों से और सुने। और मैं चाहूँगा कि जो भी सूरत हाल है वो बताएं हमारे नाजरीन को कि ये इजलास जो अकरम दुरानी की ज़ेरे सदारत होगा क्या कुछ होने वाला है। राना साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि हम अपने जो देखने वाले उनके सामने सूरत हाल रखें कि इस वक्त अपोजिशन खड़ी कहाँ है, अपोजिशन के आपस के मामलात क्या हैं। रहबर कमेटी का इजलास एक बड़ी मुद्दत बाद होने जा रहा है, और बिखरी हुई अपोजिशन, मैं तो कहता हूँ जो बिखरी हुई थी पिछले कुछ माह से, वो अब एक मरतबा फिर जो है वो बैठने जा रही है, सर जोड़ के बैठ रही है। अब इसके पीछे जो बैठने का वजह है उसके पीछे दो तीन मामलात हैं। एक तो जो नैब के हवाले से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, नैब कर रहा है, हुकूमत की तरफ से जो आ रहा दबाव, वो जो पेशियां और कुछ रहनुमा जो हैं अपोजिशन के वो जेल में हैं, तो अपोजिशन अब ये सोचने पर मजबूर हुई है कि इंतकामी कार्रवाइयां बढ़ती जा रही हैं, और हम तमाम अपोजिशन जमातें जो 10 से 11 अपोजिशन की जमातें हैं वो हम एक पेज पर नहीं है अभी तक। तो ये बात मसलन जो तमाम आपने देखा कि पीछे मौलाना फजल रहमान खुद भी मुतहरिक हुए, और वो मुलाकात के लिए कराची, क्योंकि आसिफ अली जरदारी जो है वो कराची में है, वो वहाँ पहुँचे। फिर बिलावल से भी उन्होंने मुलाकातें की, फिर शहबाज शरीफ से भी उन्होंने मुलाकात की, फिर शहबाज शरीफ कल जो है वो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से जो है वो उन्होंने भी मुलाकात की कराची में। तो ये तमाम जो मुलाकातों का सिनेरियो है, ये जो बैठकें हैं, ये इसी चीज़ की आगे बढ़ने का वो था कि अब हमें अपने दरमियान जो भी तहफ़्फ़ुज़ात है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान को दोनों बड़ी जमातों पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। बिल्कुल, क्योंकि ये जो इजलास था उसमें भी वैसे भी छोटी जमातें शामिल थी, और बहुत सारे इजलास ऐसे भी हुए और मीटिंग्स हुई, लेकिन एक खिंचाव सा, तनाव या कन्फ्लिक्ट, कोई भी कश्मकश जो अपोजिशन की बड़ी जमातों में रही है, तो आपको लगता है, क्योंकि यही कहा गया है, ये सामने आया है मौक़िफ़ के जी तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे अपोजिशन की जमातों के आपस में, तो आपको लगता है कि वो जो अपोजिशन है वो मुत्तहिद होती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, वही जो हम बात कर रहे थे कि अब जब मौलाना ने पिछले दिनों कुछ बैठकें की, तो जो छोटी जमातें थी, यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के अलावा जो दीगर अपोजिशन की जमातें हैं, जिनमें मुख्तलिफ, जिनमें महमूद खान चगज़ई की भी पार्टी है, इसी तरह जो अवामी नेशनल पार्टी है, ANP हो गई, दीगर जो जमातें हैं, उनकी तरफ से मौलाना को ये कहा गया कि हम तो आपके साथ शुरू दिन से, आपने जब पहला धरना दिया हम आपके साथ खड़े थे। बिल्कुल, इन दो बड़ी जमातों ने आपके साथ उस तरह खड़े नहीं हुए जिस तरह इन्होंने इजलासों में, क्योंकि रहबर कमेटी तभी बनी थी जब पहली दफा मौलाना इस हुकूमत के खिलाफ निकले, तो उस वक्त भी इन दो बड़ी जमातों ने इन अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि जी मौलाना ने जो ऐलान किया है उस पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। उस वजह से उस तरह ये दोनों जमातें फ्रंट फुट पे नहीं आई। उस तरह हमने ये भी देखा धरनों में कारकुनान को, उस तरह इस्लामाबाद पर, हाँ, सिंध से जब मौलाना निकले थे तो पीपल्स पार्टी ने उनका भरपूर साथ दिया जहां तक वो कर सके, लेकिन जो पड़ाव था जहां पर, वहां पर हमने दोनों जमातों के, चाहे नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, इनके कारकुनान मतलब ना होने के बराबर थे, मौलाना के अपने कारकुनान थे, तो उस पर सवालिया निशान। हाँ, बिलावल आए, शहबाज आए, उन्होंने हाजिरी लगाई, अपनी तकारीर की, बाकी जो रहनुमा है वो वक्तन फवक्तन आते रहे, लेकिन वो मौलाना जो सपोर्ट उनसे चाहते थे, मौलाना मजबूत हो सकते थे, मौलाना की वो जो एक अपोजिशन का धरना था उसकी शायद कुछ और नोयत बनती अगर ये दोनों जमातें अपनी मुकम्मल स्ट्रेंथ के साथ आती, लेकिन नहीं है। तो वहां से ही अपोजिशन के दीगर जमातें थी, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, खुद मौलाना भी वहीं से इन दोनों जमातों से नाराज थे, एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ात रखते थे। उसके बाद फिर इनकी जब बैठकें हुई,
दोबारा जब रहबर कमेटी के उसके बाद इजलास हुए, फिर रहबर कमेटी के इजलास क्योंकि कोरोना भी आ गया तो वो ख़त्म हो गए, वो बैठकें ख़त्म हो गई। तो उसके बाद फिर जब मौलाना ने अपने तौर पे पहले अपोजिशन जमातों से राब्ते किए, दीगर अपोजिशन जो जमातें, फिर एक मूव तब बनी जब BNP मैंगल सरदार अख्तर खान ने जो है वो हुकूमती ताज से अलहदगी का ऐलान किया। तो उसके बाद फिर इस जो अपोजिशन की एक तहरीक थी उसमें थोड़ी सी जान आई, मौलाना भी मुतहरिक हुए और उन्होंने फौरन जो है वो अख्तर मैंगल से भी मुलाकात की, फिर अख्तर मैंगल से बिलावल भुट्टो ने भी जो है वो मुलाकात की, एक APC भी बुला ली मौलाना। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, ये नहीं हुकूमत मुखालिफ उसको तहरीक कहें और जितना भी कहें कि सर जोड़ के बैठना है, लेकिन खास एजेंडा क्या नजर आता है? खास एजेंडा अब यही है कि कल जो मुलाकात हुई है वही बताया जा रहा है कि अब ये बैठकें इसलिए हो रही हैं कि मुत्तहिद हुआ जाए। अपोजिशन के दरमियान हैं तहफ़्फ़ुज़ात, मौलाना के भी थे, दीगर जमातों के भी हैं, और ये मुलाकातें जो मौलाना से हुई हैं, बिलावल जरदारी की या शहबाज शरीफ ने की है, या फिर कल जो शहबाज और जरदारी की मुलाकात हुई है, इसी का था कि अब मौलाना के साथ हमने चलना है। किस तरह चलना है? क्योंकि वो आपको पता है वो आप एक मुतालबा करें कि आप एक मिसाक करें, दीगर जो अपोजिशन जमातें, दोनों बड़ी जमातें हमें वादा दें कि वो खड़ी होंगी साथ। पीछे कुछ जो मामलात हुए, अब ये है कि आज की जो रहबर कमेटी का इजलास है बड़ा अहम है, क्योंकि अपोजिशन ने अब अपना अगला लाए अमल देना है। उसमें यह है कि जो गिले शिकवे होंगे वो भी होंगे, ठीक है। मसलन अकरम दुरानी अपनी जमात का, वो रहबर कमेटी के भी कन्वीनर हैं, वो अपनी जमात का भी रखेंगे कि मैं रहबर कमेटी को हेड कर रहा हूँ, मेरी जमात के भी ये तहफ़्फ़ुज़ात है मौलाना साहब के। इसी तरह दीगर जमातों के जो अरकान है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो अरकान यहाँ आएंगे, नजर बुखारी जो है वो पीपल्स पार्टी से इसमें हैं, फरतुल्लाह बाबर हैं, दीगर रहनुमा हैं, इसके साथ साथ नून लीग से अयाज सादिक, एहसन इकबाल, दीगर रहनुमा आएंगे। तो उनके सामने उन दोनों जमातों से गिले शिकवे होंगे कि पहले आपने क्या किया। अब यह है कि आज की रहबर कमेटी का जो इजलास है इसमें आइंदा की हिकमत अमली और बिलखसूस APC जो होनी है अब आगे अपोजिशन की, उसके हवाले से एक तो एजेंडा, उसकी तारीख, मकाम, ये पहले तो आज उस पर फाइनल मैं एक बड़ा बारीक सा नुक्ता है, ये सवाल ही जानना चाहता हूं, आप क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स में साथ रहते हैं, तो आपको क्या लगता है ये सिर्फ इंतकामी कार्रवाई का लफ्ज जो इस्तेमाल करते हैं उसी हवाले से होगा ये गठजोड़, या वाकई कोई मुल्की सियासत में भी कोई इसकी हलचल मुल्की हवाले से भी है, या ज़ातियात के ही ज़ातियाती या ज़ाती मुफादात ही उस पर ही मबनी? देखें, अभी तक तो जो नजर अभी तक आ रहा है, अभी तक तो यही लग रहा है कि अपोजिशन को मुत्तहिद किया जाए, यानी कि मुल्की सतह पे इसकी हम हुकूमत मुखालिफ तहरीक जो होती है वो पहले तो अगर देखा जाए तो उसमें आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। अभी तक जो लग रहा है, अभी तक ये सारे जो इकट्ठ हो रहा है, ये हो रहा है अपने आप को मुत्तहिद करना, यानी कि हम मुत्तहिद हो जाए, हमारे अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात है, हुकूमत कह रही है अपोजिशन मुत्तहिद ही नहीं है। हाँ, कहा जा रहा है कि इसमें ही ये जो हम बैठ रहे हैं कि मुल्क में आइन की बालादस्ती हो, पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, इदारों की बालादस्ती हो, ये कहा जा रहा है, लेकिन जो मुझे लगता है कि पहले ये अपने आप को, यानी कि अपने अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपने अंदर जो थोड़े से दूरी ताकि हम मिल बैठे और हम हुकूमत को एक पैगाम दे सके, नहीं अपोजिशन मुत्तहिद है, ताकि हुकूमत पर जो है वो दबाव बढ़े। और ये जो इंतकामी कार्रवाइयों वाली, ये पहले भी शुरू दिन से जब से ये शुरू हुआ है, उसमें किसी हद तक आप कह सकते हैं कि जो नैब की कार्रवाइयाँ हो रही हैं कि हम एक तरफा तो नहीं कह सकते, दूसरी तरफ भी हुई हैं हुकूमती उसमें, लेकिन जो स्टांस अपोजिशन का है कि उस तरह नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए। हमने क्या कहना है, अगर कल की हम सूरत हाल देखते हैं और मुलाकात में और जिस तरह वो वहां पे बयानात और खिताबात सामने आए, उसमें एहसन इकबाल ने वाज़ेह तौर पे बोला और यही बोला है कि जो इमरान खान के साथ है शायद उनके लिए एहतसाब नहीं है, और बल्कि उन्होंने लफ्ज़ एहतसाब प्रूफ भी इस्तेमाल किया है उसके लिए। तो कहीं कहीं तो यही लगता है नून लीग तो खसूसन शायद इंतकामी कार्रवाई का लफ्ज इस्तेमाल करती हुई नजर आती है, तो बाकी जमातें भी या बाकी गठजोड़ भी इसकी तरफ जा रहा है, या कोई मुल्की सतह के मुल्की हवाले से ही कोई बेहतरी का सोचा जा रहा है? नहीं, वही बात है ना कि अब दोनों बड़ी जमातें, ये तो आप देखें ना, दोनों बड़ी जमातें ही इस वक्त इस अगर इंतकामी कार्रवाई वो कह रहे हैं तो इस इंतकामी कार्रवाई का उनके बकौल निशाना दोनों बड़ी जमातों के ही अरकान और उनकी क़यादत बन रही है। आप देखें खुर्शीद शाह एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और साबिक अपोजिशन लीडर भी हैं, वो काफी अरसे से वो है, सिराज दुरानी है, और कल की अगर हम रिसेंट जो अपडेट है उसको देखें तो वो सुहेल हैं, बिल्कुल वजीर हैं सिंध में। तो ये देखें कि ये अब इंतकामी कार्रवाइयां वो कह रहे हैं, और अगर इन अफराद के खिलाफ अब तक आपने भी देखा पीछे भी कुछ केसेस थे वो लोग बरी हो गए। अब ये है कि अपोजिशन पहले तो इस पे, यानी कि इस पे बैठ रही है, हाँ
जब अपोजिशन बैठेगी तो उसने, क्योंकि आवाम के सामने जब एजेंडा रखना है तो मुल्क की सूरत हाल, जो सियासी सूरत हाल है, मुल्क की जो सूरत हाल है कि इस हुकूमत की जो 2 साल कारकर्दगी है उसको भी सामने रखा जाएगा और उसके मुताबिक भी अपनी अपोजिशन की क्या हिकमत अमली होगी। अब ये देखें ना कि रहबर कमेटी जब से कहा जा रहा है कि एक मरतबा फिर हुकूमत को घर भेजने का मिशन लेके अपोजिशन मुतहरिक होगी, और मौलाना ये भी कह चुके हैं कि दोनों बड़ी जमातें, यानी कि जो आखिरी बैठक हुई है छोटी जमातों के साथ, दीगर अपोजिशन की जमातों के साथ, उसमें यह कहा गया मौलाना को कि अगर दोनों जमातें नहीं भी आती हम आपके साथ खड़े हैं। मौलाना निकलने को फिर भी तैयार है, लेकिन क्योंकि मौलाना को यह पता है कि मेरी तहरीक उस तरह वो कामयाब नहीं होगी जब तक ये दोनों नहीं। तो अगर हम देखें वाकई जिस तरह वो सुहेल सयाल के हवाले से अगर हम देखते हैं तो कल उनकी रहाइश गाह पे और सिंध में जो सूरत हाल रही वो एक दिन में 4 कार्रवाइयां की गई, तो ये वाकई कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि इंतकामी कार्रवाई है? और उनका अपना बयान भी यही है कि ये मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई है। अब देखें, बिल्कुल जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं इस वक्त, हमने मतलब पीछे अगर हम जब से नैब मुतहरिक हुआ है तो आप देखें कि अपोजिशन के कितने अराकीन के खिलाफ, अपोजिशन जो जमातें उनके अराकीन के कितने अराकीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत या हुकूमती इत्तेहादी जो है उनके अराकीन के खिलाफ कितनी जो है वो कार्रवाइयाँ हुई। नाम कितने आपके सामने आए। आमिर महमूद कियानी पहले वजीर थे, उनको वजारत से हटा दिया गया, वजह क्या थी? बिल्कुल सबको पता है। बहुत सारे स्कैंडल्स ऐसे हैं। आज वो कहाँ है? इसी तरह जहांगीर तरीन जो है कि मसलन एक अहम रहनुमा पीटीआई के, वो सीनियर तरीन, और फिर उनको तो आपने मसलन अपने इजलासों में बिठा दिया। आपने ये कहा कि जी ये तो जो ज़री पॉलिसी है इसके हवाले से हमें जो है वो अपनी गाइड करेंगे, बिल्कुल तजावीज दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज वो कहाँ है? उनके हवाले से जो शुगर के हवाले से चीनी जो ये सारा मामला आया है, शुगर उसके साथ खुसरो बख्तियार साहब वो भी आपके पास बैठे हैं, इसी तरह अलीम खान के खिलाफ भी, इसी तरह बहुत सारी शख्सियात हैं। नहीं, ये तेजी, यानी कल की जो मैं बात कर रहा हूं वो 4 कार्रवाइयां एक दिन में अगर हुई हैं तो वो तेजी भी कहीं गठजोड़ की वजह से तो नहीं हो गई कि अच्छा, ये प्रेशर डेवलप हो रहा है? ये बिल्कुल राना साहब, ये भी होता है कि पीछे भी हमने देखा था जब अपोजिशन थोड़ी सी मुतहरिक होती है तो कुछ ना कुछ जो है वो ऐसा कुछ हो सकता है। आप देखें मरियम को पहले नहीं बुलाया गया, मरियम को इन दिनों में ही, यानी कि 2 दिन पहले मरियम जो है वो यहाँ पर इस्लामाबाद में पेश हुई है, बिल्कुल 1-2 दिन, और आपने देखा कि वहां पर चले मैं अगर थोड़ा सा हट के बात करूं तो हम शहबाज शरीफ की बात करते हैं, अपोजिशन लीडर हैं, और अभी तक जो सूरत हाल नजर आ रही थी तो नून लीग कदरे बिखरी मुंतशिर नजर आती थी, लेकिन कराची का दौरा, वहां पे उन्होंने खिताबात भी किए, वहां पे मुलाकातें बड़ी अहम हो गई, और आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो से मिलना, ये सारी की सारी, ये जो इनका दौरा है अपोजिशन लीडर का, शहबाज शरीफ का, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये क्योंकि आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी के हवाले से जो माजी में बयानात थे शहबाज शरीफ के, वो भी आपके सामने हैं। अब वही मैं जो पहले बात की कि अब अपोजिशन को किसी हद तक ये समझ आ गई है कि हमें अपने जो सियासी इख्तलाफात हैं या आपस के कोई इख्तलाफात हैं उन्हें पसे पुश्त रख के हमें मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना होगा इस हुकूमत के खिलाफ, अगर हमने कोई मौसर तहरीक चलानी है। माजी के बयानात अपनी जगह, लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो उन्होंने कराची का रुख किया, और ये ऐसी मुलाकातें ऐसे नहीं हो जाती। पार्टी के साथ भी मुशावरत शहबाज शरीफ ने की होगी, नवाज शरीफ के साथ भी की होगी, पार्टी को एतमाद में लेके फिर शहबाज शरीफ जो है वो उन्होंने बिलावल और आसिफ जरदारी से मुलाकात की, और फिर उसके साथ साथ क्योंकि वो जा रहे थे तो उन्होंने उस अपने पूरे दौरे को एक शेड्यूल दिया कि आप मौके की मुनासबत से फ़ायदा उठा के आपने वहाँ पर अपने कारकुनान भी, जो आपके वहाँ पर सीनियर रहनुमा हैं, वहाँ पर अपने साबिक गवर्नर हैं जो अपना ज़ुबैर, मोहम्मद ज़ुबैर, वो मिफ्ता, दीगर जो उनके रहनुमा हैं उनसे भी वो मिले, पार्टी कारकुनान जो पार्टी ओहदेदार हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। तो ये एक सारी ये है कि मुतहरिक तो करना है, क्योंकि जो नहीं, आपको ये लग रहा है कि नून लीग इस वक्त मुत्तहिद है कि वो साथ चलेगी? देखिए, इख्तलाफात तो हर पार्टी के अंदर इख्तलाफात कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। हमने माजी में मतलब इसमें सुना कि जो नवाज शरीफ जब बाहर गए तो उसके बाद जब से नवाज शरीफ पहले जेल में गए फिर बाहर चले गए तो उसके बाद ये चमे गोया हम सुनते रहे कि मरियम का अपना एक धड़ा है, शहबाज शरीफ का अपना है, कुछ रहनुमा उनके साथ हैं, कुछ इनके साथ हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इख्तलाफात होते रहते हैं पार्टियों के अंदर। मसलन क़यादत के नीचे जो सीनियर रहनुमा होते हैं उनमें इख्तलाफ होता है, कोई किसी को लाइक करता है, नहीं करता है, लेकिन जो मरियम की आप अगर पेशी का देखें,
शहबाज शरीफ अगर आते हैं तो हमें सारी क़यादत नून लीग की, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगज़ेब, वो तमाम क़यादत जो नून लीग की इस वक्त है मरकजी, वो हमें साथ साथ नजर आती है। मसलन मैं मान लेता हूं कि ठीक है जी, नून लीग मुत्तहिद है या वो जो बातें की जा रही थी वो चेमगोइयां हैं, अफवाहें हैं, लेकिन अब आ जाते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी आज जो बैठक होगी उसमें क्या वाकई वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है बाकी जमातों को अपोजिशन की वो ख़त्म कर पाएंगे, एक चीज़, और दूसरा वही नुकता कि APC होगी। देखें, मेरे ख्याल में तो काफ़ी हद तक मामलात जो हैं, जो पहले मुलाकातें की गई हैं, जो मौलाना फजल रहमान के आसिफ जरदारी और बिलावल से मुलाकात हुई है, फिर बिलावल और आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात, शहबाज शरीफ और मौलाना की मुलाकात, तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक मामलात पहले ही वहाँ पर तय पाए गए, क्योंकि रहबर कमेटी में जो अरकान आएंगे वो तो उन्होंने एक नशिस्त करनी है, लेकिन क्योंकि अथॉरिटी क़यादत होती है, क़यादत ने ही फैसले करने होते हैं। यहाँ पर जो अरकान है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं पार्टी की, उनको डायरेक्शन होती है पार्टी की कि आपने ये तजावीज़ रखनी है। क़यादत की मुलाकात हो चुकी, बिल्कुल वो काफी हद तक हो चुकी है। अब सिर्फ ये है कि आपने मिल बैठ के एक रहबर कमेटी जो अपनी बनाई हुई है वो लाएअमल पेश करेगी, ताकि ये हमारी कमेटी है और इसने ये लाएअमल दिया है। तो जहां तक तहफ़्फ़ुज़ात की बात है तो ये जो मुलाकातें थी उसमें काफ़ी हद तक मौलाना को बड़ी जमातों ने, दोनों बड़ी जमातों ने अपने उनके गिले शिकवे भी सुने और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात, मौलाना कायल होते हुए नजर आया आपको? यानी कायल होते, बिल्कुल उनको कायल होना भी पड़ेगा, क्योंकि तहरीक, मैं वही कह रहा हूँ आपको कि दो बड़ी जमातें के बगैर तहरीक जो है उसमें वो तहरीक अपनी जगह पे। असल मामला तो यह है कि APC क्या हो पाएगी, क्योंकि शेख रशीद के बयानात, बहुत सारे और रहनुमाओं के बयानात और बहुत सारे तज्ज़ियाकारों का भी ये कहना है कि शायद वो नहीं होगी। मेरी अपनी राय में APC जो है वो होगी, जैसी भी हो। कितनी मजबूत नजर आती है आपको? कोई असरात उसके होते हुए नजर आ रहे हैं? असरात पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि APC अगर होगी तो फिर जब APC अगर ये यानी कि तय करते हैं तो फिर मेरे ख्याल में उसमें एजेंडा अपनी हिकमत अमली भी होगी, हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हवाले से भी होगी कि किस तरह निकला जाए, क्या उसका प्लान बनाया जाए, फिर जो हुकूमती कारकर्दगी है उसको अपोजिशन कैसे करे। क्योंकि पिछली दफ़ा भी हमने देखा था कि पहले इन्होंने एक शेड्यूल बनाया कि हम सूबों ज़िलों की सतह से शुरू होंगे, सूबों में आएंगे, फिर वो तहरीक जो है फिर हम आखिरी अपना स्टेप लेंगे, लेकिन वो मौलाना ने ये किया कि वो स्टेप मौलाना ने पहले ले लिया, दोनों बड़ी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात आ गए, वो उस तरह धरना जो था वो उस तरह एक अपनी नहीं कर सका, मौलाना ने अपने कारकुनान लाए, लेकिन बड़ी जमातों ने उनका सिर्फ बस तकारीर और अपनी हाजिरी तक जो है वो दिया। लेकिन अब आप क्योंकि मौलाना से मिलते रहते हैं, और अगर मैं ये जुमला इस्तेमाल करूं कि ये जो अपोजिशन का इकट्ठ है या रहबर कमेटी का जो इजलास होगा उसमें अभी तक क़यादत के हवाले से देखा जाए तो मौलाना खुद शामिल होते हैं और वही लीडिंग रोल प्ले करते हैं, बाकी तमाम जमातों के जो बड़ी जमातों के लीडर्स हैं या क़यादत है वो वहां पर मौजूद नहीं आती। आपको क्या लगता है, आप मौलाना की बॉडी लैंग्वेज को कैसे देख रहे हैं कि वो कितने पूरे एतमाद नजर आते हैं, वो कामयाब हो जाएंगे APC कराने में और ये तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म होने के बावजूद कोई तहरीक चलाने में? देखिए, मौलाना तो हर वक्त, अगर आप मौलाना को देखें तो मौलाना से अगर कोई सवाल किया जाए ना बालों का, तो वो बड़े मुस्कुरा के कहते हैं कि देखिए जी, मैं तो इन जमातों को पहले दिन से ही कह रहा था कि इस हुकूमत को हम घर भेज दें, ये हुकूमत नहीं चला सकते, यानी मौलाना कहते हैं। तो जहाँ तक मौलाना की बात है, मौलाना, क्योंकि मौलाना ने बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने उनके बयानात सुने हैं कि वो कहते हैं जी मेरे बस में तो मैं कल ही हुकूमत को घर भेज दूँ, लेकिन मेरे साथ मेरी जो अपोजिशन जमातें उस तरह खड़ी नहीं होती। और जहाँ तक मौलाना की बात है, मौलाना इस वक्त भी, यानी ये कहने के बावजूद वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं अब इजलास होगा और APC होगी और हम कहीं कामयाबी की तरफ जिसको वो समझते हैं उसकी तरफ गामजन हो पाएंगे। वही मैं कह रहा हूँ, मेरे ख्याल में जो मुलाकातें हुई हैं इसके बाद APC होगी, ये जो बड़ी मुलाकातें उसके बाद कोई असर या तासर भी छोड़ेगी, होती भी नजर आ रही है। और तहरीक की जहां तक बात है, तहरीक शायद अभी कुछ कह लें वक्त लेगी उसको बनाया जाए। रहबर कमेटी का ये पहला इजलास है, काफी मतलब हुकूमत देखें, हुकूमत अपने वही एक मरतबा फिर के जी ये जो अपोजिशन का इकट्ठ है वही अपनी करप्शन को बचाने के लिए, चोरी को बचाने के लिए वो जो कह रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हुकूमत पर काफी दबाव है। यानी हुकूमत का दबाव मरियम का जो मैंने आपको पहले जिक्र कर रहा था कि मरियम नवाज की जो गुफ्तगू यहीं से जारी रखेंगे, हमें एक छोटा सा वक्फा लेना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी लेते हैं, शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तरजीहों का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, अलमदार बलोच, नुमाइंदा सच न्यूज़। अलमदार, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी रहबर कमेटी के हवाले से, लेकिन मैं जानना चाहता था कि मौक़िफ़ हुकूमत का क्या है और उसके पीछे भी, क्योंकि ये लीडिंग स्टोरी अखबारात का हिस्सा है कि फैटफ के हवाले से वज़ीर आज़म ने जो बयान दिया है कल, क्योंकि पार्टी रहनुमाओं का इजलास था, उसकी सदारत की और उनका कहना है कि अपोजिशन और भारत एक पेज पर हैं। और इससे पहले भी उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये बोला था कि हुकूमत ब्लैकमेल नहीं होगी अपोजिशन से। तो हुकूमत कहाँ नजर आ रही है आपको? देखिए राना साहब, जब भी अपोजिशन खासकर बिल्कुल मुतहर्रिक हो जाए ना ज्यादा, तो फिर हमें हुकूमत की तरफ से भी थोड़ी सी अपने उनके इजलास भी तर्जुमानों को बुला लिया जाता है, को बुला बातें काफ़ी हद तक इस पर यानी हुकूमत के साथ बैठी भी हैं, बातचीत हुई, काफ़ी हद तक वो मादा थी। मौलाना के इस पर यही तहफ़्फ़ुज़ात थे दोनों जमातों के साथ कि आपने फैटल बिल जो है उस पर आप हुकूमत के साथ खड़े हैं। तहफ़्फ़ुज़ात इसी पे मौलाना ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात दोनों जमातों के सामने रखे। और अब हुकूमत ये है कि हुकूमत ने तो अपोजिशन की जो भी मूवमेंट अगर चलना शुरू होगी या चलने की वो कर रहे हैं तैयारी, हुकूमत ने तो उसे दबाना है। ये एक तो होता है कि नॉर्मल दबाना, एक तो ऐसा बयान, एक तो उन्होंने सेम पेज कह दिया भारत के साथ, और दूसरा वज़ीर आज़म ने कहा कि हर सूरत करवाएंगे, हम मंजूर करवाएंगे। अब देखें, एक तरफ हुकूमत ये कह रही है कि बाहर, यानी कि इस सिनेरियो में जो बयान है कि भारत और अपोजिशन एक सफ़े पर, अब दूसरी तरफ देखें अपोजिशन भी ये कहती नजर आती है कि जो है मौजूदा हुकूमत जो है वो भारत की तरफ ज्यादा अपना उनके साथ यानी कि जगाओ ताल्लुकात, दूसरी तरफ कश्मीर में भारत कर क्या रहा है। तो ये जो है ना, मेरे ख्याल में इस इशू पे मेरी अपनी जो राय है, कश्मीर इशू एक ऐसा है कि उस पे इस तरह की ना हुकूमत को ना जो है वो अपोजिशन को बात करनी चाहिए। मतलब इस तरह की आप अपनी ही अपोजिशन जो अपनी ही मतलब पाकिस्तान की क़यादत है, सियासी क़यादत है, उसको हवाले से ये कहें कि वो एक पेज पे है, तो मेरे ख्याल में इस तरह मुनासिब नहीं है, चाहे वो हुकूमत कहे या फिर अपोजिशन कहे। इस तरह इस इशू पे मेरे ख्याल में बल्कि अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो अपोजिशन अपनी जगह पे, हुकूमत अपनी जगह पे, बयानबाजी अपनी जगह पे, उसको चाहे इल्जाम तराशी का नाम दें, कुछ भी कर लें, लेकिन कराची की सूरत हाल बड़ी अजीब है। वो गंभीर सूरत हाल है। मानसून का सीजन और स्पेल जितने आ गए और बारिश का जितना पानी वहां पे खड़ा हो गया और उसकी वजह से जो मसाइल हैं, तो क्या कहीं उसको नजरअंदाज करना, उस पर ना गुफ्तगू करना, मसाइल का हल ना होना, और ये सारी की सारी सियासत जो सामने आ रही है, आखिर कराची के बारे में कौन सोचेगा? राना साहब, पहले भी हम एक प्रोग्राम में जब शुरू में ये बारिशें शुरू हुई थी तो आप ही के प्रोग्राम में बात की थी कि कराची के जो हालात है, मैं उसका जिम्मेदार तमाम, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो MQM है, चाहे वो PTI है, ये क्योंकि इनका स्टेक है वहां पर, नून लीग इतना स्टेक वहां नहीं रखती, ये जिम्मेदार है इन कराची के हालात के। देखिए, बल्दियाती वहां पर है निज़ाम है, उसके भी उसमें मेयर जो वसीम अख्तर है कराची के, वो भी जिम्मेदार है सारे। क्या मसलन देखे ना, कराची की सूरत हाल ये है, एक होता है गलियों में पानी, सड़कों पर पानी खड़ा हो जाता है, चलो नॉर्मल, और वो कुछ अर्सा तो हमने कुछ इलाकों में वो देखा था, कुछ इलाकों में, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब पूरा कराची मसलन घर डूब गए, डिफेंस का इलाका मुख्तलिफ के हैं। आप मतलब अजीब सी सूरत हाल। मैं तो कल मसलन बैठ गया, थोड़ी देर उस पर देख रहा था कि घर के अंदर, यानी कि घर के अंदर पानी घुस गया, उसकी अब बुनियाद होती है, आपका बेसमेंट जो होता है वो घर की बुनियाद होती है, वहां पर जब पानी चला गया तो इसका मतलब वो मकान खत्म हो गया। ये सूरत हाल क्यों आई, घरों में पानी क्यों जा रहा है? क्या आज अगर हम बात करें बल्दियाती निज़ाम की, पीपल्स पार्टी की, जो वहां पर बड़े अरसे से हुकूमत, दहाइयों से हुकूमत कर रही है, जिम्मेदार सब है। अगर अब की बात करें, चले हम मैं इस पे, क्योंकि हम जब सुनते हैं जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, चले भाई पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत है मान लिया, अब 2 साल तो आपको भी हो गए ना, PTI को मैं मुखातिब करके, उनके जो अराकीन है, तो वफाकी हुकूमत और दूसरा वहां पे आपके जितने अराकीन हैं, आपके बड़ी तादाद है MNAs की, MPs की, आप 2 साल में आपने क्या किया? क्या आप भी इस वक्त के इंतजार कर रहे थे कि आपने? मैं तो इस पे जाने नहीं चाहता किसी ने क्या किया, मैं तो ये जानना चाहता हूं, APC, रहबर कमेटी का इजलास, अपोजिशन, हुकूमत,
नवाज शरीफ का मामला, ये सारी बातें और एकदम से सियासत और उसमें तेजियां या तहरीक कहीं कहीं उन हालात को पसे पुष्ट डालने की या चश्मपोशी की या छुपाने की या नजरअंदाज करने की कोशिश तो नहीं? बिल्कुल राना साहब, इस पे आपसे थोड़ा सा मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये चीज़ें होती हैं हमारे मुल्क के अंदर। कोई ऐसे मसाइल होते हैं जिन पर अगर आपने उनको पसे पुष्ट डालना है या उन पर कि इस पर ज्यादा मामले को तो आप देखें, अब आप देखें कि अगर आपकी 4-5 दिन पहले हेडलाइंस या टॉप पे कराची इशू था तो अब वो तीसरे चौथे नंबर पे चला गया है। ये जो मामला अब मुलाकातें हुई हैं, APC का अपोजिशन मुतारिक हो गई, तो वो मामला थोड़ा सा चले, अगर ये तो ये मान लिया जाए या अगर ऐसा भी है तो ये एक अलग मामला है, लेकिन कराची का मसला तो है। वहां के रहने वाले, कराची के बासी या जिन्होंने वक्त गुजारा है और जो वहां पे रह रहे हैं, उनके मसाइल का हल कौन करेगा, मुदावा कौन करेगा? बिल्कुल ये है कि कराची के लोग इस वक्त जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, उसका मेरे ख्याल में बयान नहीं किया जा सकता। उनका मुदावा इन्हीं लोगों ने करना है ना जो जिम्मेदार है, मसलन जिनके पास अवामी नुमाइंदगी है, जिन लोगों ने उन शहरी अपना कराची के शहरियों ने, बासियों ने जिन लोगों को वोट दिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी के अरकान हो, MQM के हो, PTI के हो, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने सियासी इख्तलाफात को पस से पुश्त रख के वो बैठें और एक लाएमल बनाएं कि भाई ये मामलात हैं, ये आज से नहीं कई सालों से चले, पीछे जो भी हो गया अब तो हम एक लाएमल बना दें। निकासी आपका निज़ाम खराब है, नाले खराब हैं, आपके पानी का जो भी सिस्टम है नदी नालों पर तजावुज़ात जो हैं कायम, उन्हें खत्म करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। कल से उसका आगाज हो गया है। बैक वक्त 3 जगहों पे ऑपरेशन शुरू हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, हुकूमत अगर वफाक इसमें शामिल है, कोई प्रोग्राम कराची के लिए दिया जा रहा है, वजीर आजम भी वहां पे जाएंगे, तो कहीं कहीं आपको नहीं लगता कि ताखीर कर दी गई? और अगर ताखीर कर भी दी गई तो अब क्या ये मामला हल होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखें, ये भी हमारे मुल्क में एक अलमिया समझे कि कोई भी मसाइल जब आते हैं तो वक्ती तौर पे बहुत सारे हमें इक़दामात नज़र होते हुए नज़र आते हैं कि हुकूमत भी मुतारिक होती है, सूबाई हुकूमत और वफाक के दरमियान अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है तमाम तर, लेकिन वो इक़दामात वक्ती तौर पर किए जाते हैं। अब ये जो आप कह रहे हैं कि तजावुज़ात, क्या ये पहले उन इदारों को, उन लोगों को नज़र नहीं आ रहे थे कि ये एक तजावुज़ात हैं, इनकी वजह से मसाइल आगे बन सकते हैं जब बारिशें तेज होंगी, जब माजी में भी होता रहा है, तो अब क्यों तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन? तो ये सवालिया निशान है। जो भी है उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी कोई उठाएगा आपको लगता है? देखिए, मैं अगर वफाक की बात कर लूं, मैं सूबे की बात कर लूं, हुकूमतों की बात कर लूं, इदारों की बात कर लें, और वो ओहदेदार जो मेयरशिप या बल्दियाती, यानी आखिर कौन जिम्मेदारी उठाएगा? और अभी तक कराची जैसा शहर जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था, जो मईशत के हवाले से अपनी मिसाल आप है, और आज भी उसने बहुत सारे लोगों को समोया हुआ है, तो ऐसी सूरत हाल में उस शहर को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? कौन जिम्मेदारी उठाएगा? अब उसमें देखे ना, पहले तो अगर हम कहना कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो वफाक, अब तो सारों का स्टेक है ना, मतलब 2 हुकूमती तादी है, MQM और PTI पीपल्स पार्टी, तो यह है कि जिम्मेदारी तो उन्हीं मुतलका जो इदारे हैं, चाहे वो बल्दिया हो, चाहे वहां की एडमिनिस्ट्रेशन हो, जिली इंतजामिया हो, अवामी, बिल्कुल सारे जितने भी इदारे हैं, उनके जो आला अफसरान है, आला हुकाम है, ये सबकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने प्लान क्या बनाया। अच्छा, दूसरा जो मेयर वसीम अख्तर साहब, आपने पिछले दिनों देखा जी, उनके आंसू निकल आए। मुस्तफा कमाल साहब देखें, उन्होंने बेशक माजी में उन्होंने जो अपने दौर में जो कुछ काम किए, अब वो भी देखे तो वो भी हमें पॉइंट, मतलब सारी जमातें, यानी कि इस वक्त जो जितनी जमातें हैं वो एक दूसरे पे पॉइंट स्कोरिंग करते नजर आती है। कोई ये नहीं कह रहा कि जी चले हम बैठ जाएं, अब बैठ जाएं, अब भी वक्त है ना कि आप, अभी भी वक्त नहीं गुजरा, मतलब अभी भी हालात। मैं अपने नाजरीन के साथ जरा शेयर कर लूं कि इस वक्त हमारे साथ कराची से हमारे नुमाइंदे अता हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अता। वालेकुम अस्सलाम। अता, क्या सूरत हाल है कराची की? वहां पे तो यानी ये नदी नालों के तजावुज़ात पे जो ऑपरेशन शुरू होना था वो खत्म करने के लिए, वो उसको 1 दिन हो गया, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या सूरत हाल है वहां पे वो ऑपरेशन? देखिए राना साहब, बारिशें जो हुई थी, हालिया बारिशों के बाद जो शहर में तबाहकारियां हुई थी, उसके बाद जो है सिंध हुकूमत ने नालों की एहतियाब जो है, बरसाती नालों के एहतियाब जो गैर कानूनी तजावुज़ात है उसको खत्म करने का फैसला किया था, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज वो ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया था। कैफे प्याला वाले के पास जो नाला है, नाला, वहां से ऑपरेशन का आगाज किया गया था और 3 अट्टी तक जो है वो
ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन को गुज़िश्ता रोज सॉफ्ट ऑपरेशन करार दिया था, क्योंकि उस वक्त जो है सिर्फ जो छपरे होते हैं और केबिन और शेड्स जो दुकानों के वो तोड़े गए थे। आज से जो है भरपूर एक्शन होगा, क्योंकि आज गुज़िश्ता रोज तो वहाँ के दुकानदारों को उन सबको जो है कह दिया गया था कि अपना सामान जो है वो वहाँ से हटा लें, खाली कर लें, एक दिन की इनको मोहलत दी गई थी। ताहम अभी जो है गुज्जर नाले, कैफे प्याला और 3 अट्टी तक जो है इसको इंक्रोचमेंट का सफाया किया जाएगा। यानी ये 3 पॉइंट्स है जो बैक वक्त जहाँ पे ये ऑपरेशन होगा। जी, तीनों मुकामात पे जो है ये ऑपरेशन का आगाज हो चुका है, और आज जो है शेड्स और जो दुकानें हैं गैर कानूनी वहां पे बनी हो उनको तोड़ा जाएगा, जबकि दूसरे मरहले में जो मकानात बने हुए हैं, जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उनको सर्वे के बाद जो है उनको तोड़ने का हुक्म दिया जाएगा, उनको तोड़ा जाएगा। और जो वहाँ कल हमारे असिस्टेंट कमिश्नर से भी वहाँ पे बात हुई तो उनका यही कहना था जो यहाँ रहते हैं उनको मुतबादिल भी दिया जाएगा, लेकिन इसको पहले सर्वे किया जाएगा कितना टूटेगा, कितने गैर कानूनी है, उसके बाद इनको मुतबादिल दिया जाएगा। नहीं तो अभी तक कोई ऐसी पैमाइश नहीं हुई, क्योंकि वो अहले इलाका तो नजर आ रहा है, वो दुहाई दे रहे हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो हमें वो अपना सामान तो रखना होगा ना कोई कुल्ली चाहे दे दे, हमें झोंपड़ी दे दें, कोई जगह तो मुख्तस करें। ये कितना दौरानिया होगा और क्या कुछ मेजरमेंट हुई? देखिए, अभी तक तो इसका सर्वे नहीं किया गया कि कितने मकानात हैं जो गैर कानूनी इधर बने हुए। सर्वे के बाद ही सूरत हाल वादे हो सकेगी कि कितने मकानात जो है तोड़े जाएंगे। और अभी तक जो है जो यहाँ के मकीन है उनको कोई मुतबादिल नहीं दिया गया, वो परेशान है। उनका यही कहना है कि हमारे पास खाने को नहीं है, अब हम किराए के घरों को किस तरह से जो है वो किराया अदा करेंगे। नहीं तो मैं ये जानना चाहता हूँ अता, क्योंकि कई बार हमने ये सुना और देखा गया कि जी ये ऑपरेशन होने वाला है, तजावजात खत्म किए जाएंगे और स्पेशली नदी नालों से, तो ये ऑपरेशन कहीं ना कहीं या तो ताखीर का शिकार हो जाता या वैसे ही इल्तवा का शिकार हो जाता। तो अब ये किसके अंडर ये काम हो रहा है और दूसरा आपको कितना ये काम होता हुआ नजर आ रहा है कि वाकई ये पूरा हो जाएगा? देखिए राना साहब, ये अभी पहली दफा ये ऑपरेशन नहीं होगा, इससे पहले भी ऑपरेशन हुए लेकिन आधे अधूरे ऑपरेशन छोड़ दिए गए। तो इस वक्त जो है सिंध हुकूमत ने फैसला किया था, वज़ीर आला सिंध ने भी ये कहा था कि ये इसका सफाया मुकम्मल होना चाहिए, क्योंकि गुज्जर नाला के एहतियात जो असल इसकी शक्ल है वो 210 फीट पे आनी है, तो उसको ये 210 फीट तक जो है उसको वो क्लियर करेंगे। आते में 30-30 फीट जो है एतराफ की जो गैर कानूनी इमारतें हैं या दुकानें हैं उनका सफाया किया जाएगा। उम्मीद यही है कि इस दफा ये ऑपरेशन जो है वो पाया तकमील तक पहुंचेगा। अगर नहीं पहुंचता, अधूरा छुटता है, तो दोबारा आगे होने वाली बारिशों के बाद दोबारा वही सूरत हाल पैदा होगी जो इस दफा हुई थी कि हर जगह पोश इलाका भी नहीं छुटा, हर जगह जो है पानी भर गया था। डिफेंस क्लिफ्टन के इलाके, मुझे एक और बात पूछना है क्योंकि वक्त मेरे पास महदूद है, कि इसके लिए जो वसाइल हैं, मशीनरी है, कारकुनान है या अमला है, और इसके साथ साथ क्योंकि कहा जा सकता था कि पाक फौज या फोर्सेस के लोग भी शामिल होंगे, तो वो सारी की सारी चीजें अवेलेबल हैं, दस्तयाब हैं, मशीनरी मिली इन्हें इदारों की जानिब से? बिल्कुल, देखें गुज़िश्ता रोज तो इन्होंने बिना मशीनरी के जो है यहाँ पे सॉफ्ट ऑपरेशन, इसी वजह से इन्होंने कहा था कि बिना मशीनरी के इन्होंने जो छपरे और साइड की जगह तोड़ी थी वो तोड़ी थी। लेकिन आज जो है यहाँ पे मशीनरी, पुलिस, रेंजर्स की नफरी और एंटी इंक्रोचमेंट की टीमें जो है यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे कार्रवाई का आगाज जो है वो हो चुका है। सही, बहुत शुक्रिया आता, आप हमें ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे थे, हमारे नाज़रीन को बता रहे थे कि कराची में ये ऑपरेशन शुरू हो गया है नदी नालों पर तजावजात के हवाले से। तो अब कैसे देख रहे हैं आलमदार, कराची की सूरत कुछ बेहतर होती नजर आ रही है? कि जिस तरह ये बात कर रहे थे था कि बार बार इल्तवा का शिकार भी हुआ, कई बार ये किया गया लेकिन वो तकमील के मराहल में नहीं पहुंचा, अब आपको नजर आ रहा है कि कुछ हो जाएगा? बिल्कुल राना साहब, अब ये है कि अब जो सूरत हाल बन गई है, पहले भी होते रहे, और वही बात जो मैंने पहले की कि वक्ती तौर पे इक़दामात नज़र आते हैं, फिर वो यानी कि पस पुष्ट डाल दिए जाते हैं, बस भी वक्त गुजर गया, मुश्किल वक्त आ गया था, शोर डाला शहरियों ने भी, कुछ सियासी जमातों ने भी, आपस में वो हो गया, तो फिर कुछ इक़दामात नज़र आते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अब पीपल्स पार्टी खासकर संजीदा नज़र आती है और आना भी चाहिए उसे, क्योंकि अब वो तकरीबन पिछले
पिछले कुछ दहाइयों से वहाँ पर इक़्तिदार में रही है और अब भी है। उसकी बात कर रहे हैं तो अगर मैं थोड़ा सा मेरी मुख्तसरन जवाब मैं चाहूँगा कि अगर हम केपी की बात कर लेते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी तो पीटीआई की हुकूमत रही है, वो तो तसलसल में चल रही है, उसकी तो यानी दौरानिया शुरू हो गया है, तो वहाँ पे भी तो सूरत हाल ऐसी ही है सैलाब की वजह से। बल्कि सवात के इलाके में बहुत सारे पुल जो हैं वो गिर गए हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे हादसात ऐसे पेश आए हैं जिनमें हम बात हो रही है मिट्टी का तोदा गिर जाना, छतें गिर जाना, लेकिन वहाँ पर भी हमें कोई तहरीक नज़र नहीं आई हुकूमत की जानिब से। वज़ीर आला पीटीआई के महमूद खान वो नज़र नहीं आए कहीं। देखें यही बात है कि केपी की बात करें तो वहां पर भी, और आपने लाहौर को भी देखा होगा, अब लाहौर में किसके लाहौर में वही वहाँ पे भी हालात तो खैबर पख्तूनख्वा की पहले हम बात करते हैं। जो आपने सवाल किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई मसलन दूसरी मरतबा अवाम ने आप पर एतमाद किया, अगर आज ये मसाइल हैं, क्या पहले 5 साल जो दौर था आपका, आपने उसमें क्या किया? ये मसाइल आपके सामने थे, आपने कोई हिकमत अमली बनाई? चलें पिछली जमातों को तो आपने निशाना बनाया तनकीद का कि वो कुछ नहीं कर रहे, उन्होंने खाया करप्शन की। क्या आपने आके इदारों को ठीक किया? उन इदारों में जो बैठे आला हुकाम थे उनको कोई इंस्ट्रक्शन दी कि ये मसाइल होते हैं, बारिश आती है, ये मसाइल होते हैं, तो ये मसाइल अब नहीं होने चाहिए। जहाँ जहाँ कोई मसाइल हैं, नाले साफ़ नहीं है, निकासी आप का निज़ाम ठीक नहीं है, जहाँ पर जो कुछ करना है, डेवलपमेंट करनी है, नई डेवलपमेंट करनी है, पुरानी को कोई कहीं पर उसकी कंस्ट्रक्शन दोबारा यानी कि उसकी तामीराती काम को शुरू करना है, वो आप बताएं हमें एक रूट मैप दें हम आपको, ताकि फंड्स दें और आप काम करें। अच्छा होता ये है फंड्स भी मिल जाते हैं बाद वक़्त, लेकिन उनका इस्तेमाल जो है वो सही उस तरह नहीं होता जिस तरह किया जाना चाहिए। ठेके जो दिए जाते हैं उसमें आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ठेकेदार को जब फर्ज करे कोई ठेका दिया जाता है तो उसमें वो अपना हिस्सा, अपने अगलों का हिस्सा वो करके जो बचता है वो बंदरबाट शुरू हो जाती है। बंदरबाट शुरू हो जाती है। अगर 100% बजट है तो उसमें से मेरे अपने ख्याल में मैं 50-50 नहीं कहूँगा, 60-40 का काम रहता है। 40-30% लगता है, 60% आपका बारो बार खत्म हो जाता है। तो फिर 40% काम 100% का है या 80% का फर्क करें, वो 40% में कैसे होगा? फिर जो ठेकेदार होता है या दीगर वो भी खाना पूरी करते हैं। तो ये है कि संजीदा इक़दामात की ज़रूरत है हर हुकूमत में, चाहे किसी भी सूबे में है। ये जो मौजूदा पानी की जो बारिश के बाद काम को अगर हर साल आपको पाला पड़ता है तो क्यों नहीं कोई स्ट्रेटेजी, कोई ऐसी? ये बात है बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि अब बहुत सारे यानी कि हम देखते हैं खुद कि बहुत सारे छोटे देहात हैं, आप ना माने उधर चाहे वो बल्दियाती नुमाइंदे या अवामी नुमाइंदे, अब ऐसे देहात भी हमारी नज़र में जहाँ पहले बारिश आती थी 10-10, 15-15 दिन गलियों में पानी खड़ा होता था, वहाँ के बल्दियाती नुमाइंदे जो चेयरमैन, काउंसलर, MNA, MPA, उन्होंने आपस में बैठक की कि हमें अपनी कमेटियां बनानी चाहिए। उन्होंने एक कमेटी बना दी कि जी जो फंड मिलेगा बल्दियाती नुमाइंदों को वो हम इस कमेटी के हवाले करेंगे, ये कमेटी फैसला करेगी कि हमने कौन सा अपने शहर में काम कराना है। आप ना माने राना साहब के अब उन देहातों में बारिश आती है, लोग बारिश के अंदर अपने वहां पर जो यानी कि वहां पर आपको पता है काम होने वाले होते हैं, वो कर चुके होते हैं और गलियों में पानी भी नहीं खड़ा होता, यानी कि वो पक्की होगी ना, काम किया गया है। बिल्कुल बल्दियाती नुमाइंदों ने अपना एक सिस्टम बनाया। अब वो सिस्टम है तो वो मसले हल हो गए, वरना 10-10, 15-15 दिन आपकी गलियों में पानी खड़ा होता था। आपके लिए मसलन अपने माल मवेशी के लिए चारा जब आप बाहर से लाते हैं लाद के, तो वो बड़ा मुश्किल होता था, वो नहीं आता था, सरों पर आप उठाते थे। ये सारी चीजें आपको क्या लगता है कि मुल्क के हवाले से हुकूमत क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी बना नहीं पाई, और जहां जहां पे ये हर साल आपको सामना करना पड़ता है, चाहे वो सूबाई हुकूमत है या वफाक है, तो आखिर ऐसी हिकमत अमली क्यों नहीं बन पा रही? क्या फुकदान या आपको बहरान नजर आता है? देखें इसमें मेरे ख्याल में वफाक से ज्यादा जो सूबे होते हैं ना, सूबों की सतह पे जो सूबाई हुकूमत होती है, फिर जो जिली इदारे होते हैं, मुतलका इदारे होते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, क्योंकि वो वहां पर रोल यानी कि हुकूमत कर रहे होते हैं, वो वहां पर उनकी रोल प्ले करते हैं। उनकी तरफ से मेरे ख्याल में उनकी तरफ से एक दिमाग नहीं हो रहा है। हुकूमत ठीक है, वफाक का भी एक रोल है कि वो अपना रोल अदा करे, लेकिन असल जो है वो वहां के वो सूबे उनकी जिम्मेदारी है कि वो मिल बैठ के इन मसाइल के लिए कोई मौसर हिकमत अमली और प्लान बनाए कि यार ये मसला हर साल क्यों होता है, इसको हमने खत्म करना है। चाहे एक ही दफा मिल बैठ के उस पर एक प्लान बनाए कि यहाँ ये पॉइंट है, इसमें नकासी आप यहाँ से चली जाए तो यहाँ पानी बनाए तो समझ आती है, तो सबका मुतालबा होगा, लेकिन बनाया नहीं जा रहा, मतलब वही हम बार बार कह रहे हैं कि जिम्मेदारी का एहसास किसी को नहीं है। और पॉइंट स्कोरिंग पे जो है वो पॉइंट स्कोरिंग हो रही है हर जगह, हर बंदा अपनी जगह हो रहा है कि जी फंड्स नहीं है।
सही, वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाजत लेना होगी। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।